हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने पहले वीडियो उस फर्स्ट पार्ट का अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर जितने भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बारे में देखा था। तो आज सेकेंड पार्ट में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सेकेंड पार्ट का नाम है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये बीमारियां फैलाते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग वेज में हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ठीक है, और ऐसे ही जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें पैथोजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खाने को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अब उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस में बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। अब देखो, जो ये पैथोजेंस होते हैं, जो ये डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इन्हें ही हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, जो हम एयर, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो थ्रू एयर, बाय एयर ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। बाय वाटर, जो हम पानी पीते हैं उससे एंटर कर सकते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे एंटर कर सकते हैं। और ये एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो इससे भी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस, ये एंटर कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम हैंडशेक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी माइक्रोबियल डिसीजेज होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में हो सकती हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। तो ऐसी डिसीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी डिसीजेस होती हैं? ऐसी डिसीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जो पर्सन जो पहले से ही इन सारी जो डिसीजेस होती हैं, ये कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है, माइक्रोबियल डिसीजेस, तो ऐसा इंसान जो माइक्रोबियल डिसीजेस से पहले से ही संक्रमित है, तो वो इसको किससे, एक हेल्दी पर्सन में फैला सकता है। ठीक है, इन डिसीज़ेस को, तो ऐसे पर्सन से ये फैल सकते हैं एयर के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हम उससे हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैल सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब देखो थ्रू एयर कैसे फैलती है। अगर कोई पर्सन है जो पहले से ही जैसे कि कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है और फिर जब वो स्नीज करता है, उससे क्या होता है कि कुछ जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं ना मॉइस्चर के, उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब फिर हम सांस लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में बाय एयर हमारी बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक पर्सन यहाँ पर है और एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, तो जब ये स्नीज करता है तो इससे क्या होता है, काफ़ी सारे ड्रॉपलेट्स मुंह से आते हैं बाहर, जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो बाय एयर ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ओके, चलिए, अब यहाँ पर दिया है कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये भी एक कैरियर की तरह काम करते हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स का, जो कि पैथोजेंस होते हैं। अब देखो, कुछ कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ये बीमारियां ना फैलाते हैं कैरियर्स की तरह। ठीक है, जैसे कि हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है वो क्या करती है, ये भी एक कैरियर की तरह है। देखो, क्योंकि ये जो हाउस फ्लाइज होती हैं ये गार्बेज, जो कि कचरा होता है, ठीक है, गंदगी में जाकर बैठ जाती हैं। तो क्या ये जैसे गंदगी में जाकर, कचरे में जाकर बैठ जाती हैं मक्खियाँ, उससे क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं ना,
जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो मक्खियाँ हैं ये जाकर जो खुला हुआ जैसे खाना रखा होता है कहीं पर, ठीक है, अनकवर्ड फूड होता है, उस पर जाकर बैठती हैं। तो ये जो पैथोजेंस इनकी बॉडी में चिपके होते हैं ना, तो जैसे कि वो उस खाने में चले जाते हैं इनके थ्रू, ठीक है। और फिर जो भी उस खाने को खाता है तो वो बीमार हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनकवर्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, जो फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, ठीक है, उसे हम एनोफेलिस कहते हैं। तो ये जो एनोफेलिस होती है ना, ये एक मलेरिया बीमारी को फैलाती है, ठीक है। पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये क्या करती है, देखो मलेरिया बीमारी ना प्लाज्मोडियम से होती है, ठीक है। तो ये एनोफेलिस मॉस्क्यूटो इसे कैरी करती है और एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो एक्ट एज एन कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब ये जो मॉस्क्यूटो होता है एडिस, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, ये क्या करता है, डेंगू वायरस को फैलाता है, इसकी तरह कैरियर की तरह काम करता है, जैसे कि एनोफेलिस मॉस्क्यूटो किसको फैलाती है, मलेरिया को, तो ये वाला जो है ये डेंगू को फैलाता है, ठीक है। चलिए, अब सारे मॉस्क्यूटो जो होते हैं ब्रीड करते हैं वाटर में, ठीक है। तो जो सारे मॉस्क्यूटो होते हैं ना वो ब्रीड करते हैं वाटर में, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक जगह पर पानी कभी भी कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए, ठीक है। मतलब वो वहीं पर पलता बढ़ता है, जो मॉस्क्यूटो होता है ना पानी में, तो वो वहीं पर पलते बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक जगह पर पानी कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए। कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर स्पॉट में अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को हम प्रिवेंट कर सकें और ये जो डिसीज़ेज़ हैं इनको भी प्रिवेंट कर सकें, इनकी भी जो स्प्रेड है वो कम से कम हो। अब नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.1, ठीक है। टेबल 2.1 इसमें कुछ कॉमन डिसीजेस दी हुई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, ठीक है। इधर पर कुछ ह्यूमन डिसीजेस दी हुई हैं, ठीक है। उनमें जो भी जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती हैं वो दिए हुए हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, बाय एयर फैलती हैं, वाटर फैलती हैं, वो भी दिया हुआ है। और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, ठीक है, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, वो दी हैं। सबसे पहली डिसीज़ यहाँ पर दी है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये किससे होती है, जिसे हम टीबी कहते हैं, ये होती है बैक्टीरिया से। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर, तो मतलब ये एयर से फैलती है, ठीक है। दूसरी है मियलिसिस, ठीक है, ये वायरस से होती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एयर होता है। तीसरी है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और कॉन्टैक्ट, ठीक है, दोनों हो सकता है। फिर है पोलियो, पोलियो वायरस से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और वाटर होता है। अब इन चारों के लिए जो प्रिवेंशंस हैं वो सेम ही हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखो इन चारों के लिए क्या प्रिवेंशंस हमें लेने ज़रूरी हैं। अब जो भी पेशेंट इन बीमारियों से सफ़र कर रहा है उसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है हमें, ठीक है। और जो उनके पर्सनल बिलोंगिंग है, जो भी उनके मतलब रिश्तेदार वगैरह, उनको उनसे दूर रखना है, ठीक है। और वैक्सीनेशन एक सुटेबल एज में इन सारी बीमारियों के जो वैक्सीनेशन होती है वो उस पेशेंट को देनी ज़रूरी होती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमें दी हुई है यहाँ पर और डिसीजेस, कोलेरा, टाइफाइड, दोनों बैक्टीरिया से होती हैं। जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वाटर और फूड, और टाइफाइड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वाटर है, ठीक है, मतलब वाटर से फैलती है। इन दोनों के लिए क्या हमें प्रिवेंशंस लेने हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपना हाइजीन मेंटेन करना है, अच्छी सैनिटरी हैबिट्स रखनी है, अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है। हमें पूरी तरीके से पका हुआ खाना खाना है और बॉइल्ड जो पानी होता है ना, बॉइल्ड वाटर, वो पीना है, और वैक्सीनेशन इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब एक और डिसीज़ है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये वायरस से होता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वाटर। अब इसके लिए क्या करना है, हमें बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है, और यहाँ पर वैक्सीनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर डिसीज़ है मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्क्यूटो, जो हमने देखा था अभी, जो एनाफिलिस मॉस्क्यूटो होती हैं, एडिस मॉस्क्यूटो होते हैं, ठीक है। तो मलेरिया तो एनाफिलिस मॉस्क्यूटो ही स्प्रेड करती है, वो कैरियर की तरह काम करती है, इसलिए यहाँ पर मलेरिया का दिया हुआ है कि ये मॉस्क्यूटो से फैलती है, ठीक है।
इसके लिए जो प्रिवेंशंस हैं, इसके लिए हमें जो मॉस्किटो नेट होती है, जो मच्छरदानी होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे स्प्रेज वगैरह आते हैं, ठीक है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग। हमें जो मॉस्किटो किल करने की काफ़ी सारे स्प्रेज आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अपने आसपास वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है, जिससे जो मॉस्किटो हैं वो ब्रीड ना कर पाएँ। अपने आसपास का जो सराउंडिंग है वो हमें नीट एंड क्लीन रखना है और हाइजीनिक पूरी तरीके से रहना है, ठीक है। तो इस टेबल में हमें कुछ डिसीजेस दी हुई थी, ठीक है, जिनके बारे में इस टेबल में हमने अभी देखा। कॉमन डिसीजेस के बारे में, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा और क्या प्रिवेंशन की मेथड्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स में बीमारियाँ फैलाते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ ह्यूमंस में या प्लांट्स में ही नहीं बीमारियाँ फैलाते हैं। ये जो अदर एनिमल्स होते हैं, इनमें भी, जो और भी एनिमल्स होते हैं, उनमें भी बीमारियाँ फैलाते हैं। जैसे कि जो एंथ्रेक्स एक डेंजरस बीमारी है ये, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होती है। ओके, तो ये ह्यूमंस, ठीक है, कैटल्स, इन सारे में ये बीमारी फैलती है, ठीक है। और जो फुट और माउथ डिसीजेज होती है ना कैटल्स की, ये वायरसेस से होती हैं, ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट कोइच हैं, ठीक है, इन्होंने 1876 में डिस्कवर किया था एक बैक्टीरिया जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। ये जो बैक्टीरिया था, ये बैसिलस एंथ्रेसिस, ये क्या करता था, एंथ्रेक्स डिसीज इसी की वजह से होती थी, ठीक है। तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है हमारा डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पेड़ पौधों में, प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। अब देखो, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। जैसे कि वीट का पौधा हो गया, राइस, पोटैटो, शुगर केन, इन सारी जो हमारी फसल होती है ना पौधों में, उनमें भी बीमारियां फैलाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हमारी फसल उग रही है, उसमें अगर कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, क्रॉप्स को भी, तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन कम होता है, हमारी ईल्ड कम हो जाती है, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ प्लांट डिसीजेस के बारे में हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्लांट डिसीजेस दी हुई हैं, देखो, जैसे कि सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से होती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगई से होती है, ठीक है, एयर और सीड से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकरा, ये वायरसेस से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन प्लांट डिसीजेस दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनके थ्रू ये फैलते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, इनको किल कर देती हैं। तो इन दवाइयों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर देखो, जैसे भोंजू को उसके जो फ्रेंड है, उसने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। उससे क्या हुआ कि जब उसने वहाँ पर बहुत सारा खाना खाया और फिर घर आके उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो ये कंडीशन होती है फूड पॉइजनिंग की, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए, फूड पॉइजनिंग इस वजह से होती है जब हम जो खराब खाना होता है ना, वो खा लेते हैं। अब खाना कैसे ख़राब होता है, कभी कभार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारे खाने पर ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वो हमारे खाने में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा खाना क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, थोड़ा जहरीला हो जाता है, जिससे हमें सीरियस इलनेस हो सकती है और इवन डेथ हो सकती है। तो हमें खाने को प्रिजर्व करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ फूड प्रिजर्वेशन की मेथड दी हुई हैं कि कैसे जो हमारा खाना होता है, हमारा फूड होता है, उसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो चैप्टर 1 में हमने देखा था कि स्टोरेज और प्रिजर्वेशन मेथड्स के बारे में, ठीक है। जो फंगस का अटैक होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं, तो जो ख़राब खाना होता है ना, सबसे पहले उसका स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है। उसमें से बहुत ही ख़राब सी स्मेल आने लगती है। उसका टेस्ट जो होता है ना, वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है जब खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पर हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, कैसे हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सबसे पहले आती हैं फूड प्रिजर्वेशन की केमिकल मेथड्स, मतलब कुछ केमिकल्स का यूज़ करके कैसे हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब जैसे कि सॉल्ट, नमक, ठीक है, जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मतलब जिससे हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, मतलब उसे ख़राब होने से बचा सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट आता है और एडिबल ऑयल आता है उसमें, ठीक है। अब जो पिकल्स बनाए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं, उसमें सॉल्ट, जो एसिडिक कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो डाले जाते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें नहीं लग पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो जैम्स होती हैं, स्क्वैशेस होती हैं, ठीक है, इसमें भी इनका यूज़ किया जाता है, सॉल्ट और एडिबल ऑयल का। चलिए, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, तो जो हमारा नमक होता है ना, उससे हम कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। देखिए, कॉमन सॉल्ट हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, फिशेस फॉर एजेस। अब कॉमन सॉल्ट को मीट जो होता है, फिश जो होती है, इसे प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है। जो मीट होता है, फिश होती है, इन्हें ड्राई सॉल्ट से कवर कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। जो आंवला होता है, कच्चे मैंगोज होते हैं, टैरमिंट होती है, इमली होती है, इसे भी इसी मेथड से प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर से कैसे हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि जो जैम होती है, जेलीज होती है, स्क्वैशेस होते हैं, इन्हें शुगर से प्रिजर्व करके रखा जाता है। शुगर क्या करती है, मॉइस्चर को डिक्रीज कर देती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हम शुगर के थ्रू फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि जो मार्केट के फूड आते हैं ना, उनमें काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंस वगैरह डाले जाते हैं, सॉल्ट वगैरह डाले जाते हैं, जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, वो 6-6 महीने साल भर चलते रहते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब जो ऑयल होता है, विनेगर होता है, विनेगर मतलब जो सिरका होता है, उससे कैसे प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। देखो, अब ऑयल और विनेगर का जब हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स, तो वो खाने को ख़राब नहीं होने देता है। जैसे कि जो अचार होता है ना, जो अचार होता है उसमें क्या होता है कि ऑयल का, विनेगर का यूज़ किया जाता है, जिससे खाना ख़राब नहीं होता है, जिससे जो अचार होता है वो ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब ये वाली जो कंडीशन होती है ना, जब हम ऑयल और विनेगर ऐड करते हैं, इससे क्या होता है, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है इस कंडीशन में, इसलिए बैक्टीरिया मर जाता है और हमारा फूड जो है वो अच्छे से प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं, ठीक है। जो फिशेस होती हैं, फ्रूट होते हैं, ओके, मीट होता है, इसको भी इसी मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब देखो, अब हमने कई बार देखा होगा, जो दूध होता है ना, उसे लाने के बाद उबाला जाता है, ठीक है, फिर उसे स्टोर करके रखा जाता है और फिर उसे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दूध को उबालते हैं तो उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो मर जाते हैं, उसमें जितने भी, उस फूड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और जब हम अपना खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तब भी वो नहीं ख़राब होता है। क्यों? फ्रिज में रखते हैं तब ख़राब नहीं होता ना खाना। क्यों? क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर फ्रिज का कितना कम होता है, कितना ठंडा होता है, तो उस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है, ठीक है, जो पैकेट्स में जैसे बाज़ार में मिल्क मिलता है ना, ठीक है, तो जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है ना, इसे हम बिना बॉईल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अब देखो, क्योंकि इसे पैस्चराइजेशन की प्रोसेस इसमें की जाती है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या पैस्चराइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, जो मिल्क होता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर उसे 15 से 30 मिनट 30 सेकेंड के लिए, ठीक है, उसे हीट किया जाता है। फिर सडनली ये 70 डिग्री सेल्सियस पर जब 15 से 30 सेकेंड के लिए उसे हीट करते हैं, सडनली फिर उसे चिल्ड कर लिया जाता है, सडनली पूरा ठंडा चिल्ड कर लिया जाता है।
इससे क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और ऐसे मिल्क में जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है उसे हम बिना बॉयल किए ही कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। अब देखो, ड्राई फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को भी एयर टाइट सील्ड पैकेट्स में जो प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, स्टोर करके रखा जाता है। इससे क्या होता है, ये जो पैकेट्स होते हैं ना, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो नहीं लग पाते हैं। इसी वजह से इन्हें इस तरीके से पैक करके एयर टाइट कंटेनर्स में, पैकेट्स में सील करके रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो ख़त्म हो गए, और जो फूड प्रिजर्वेशन की मेथड्स थी वो भी देख ली। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में लास्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे ही हमारी सॉइल की लेयर है, तो यहाँ पर अगर एक ऐसा प्लांट है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जिनकी जड़ों में इस तरीके से नॉड्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी गांठें होती हैं इनकी जड़ों में। और ये जो छोटी छोटी नॉड्स होती हैं ना, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उससे सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसी के बारे में अब हम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे। और हाँ, जो लाइटनिंग होती है, इसके एक्शन से भी जो नाइट्रोजन होती है ना, वो सॉइल में फिक्स होती है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर जो डायग्राम है फिगर 2.9, इसमें हमें एक लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स दिखाए गए हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं। देखो, ये सॉइल की लेयर है, ये हमारा प्लांट है। यहाँ पर अगर ये हमारे यहाँ पर प्लांट है, तो नीचे जो रूट्स हैं, ठीक है, इनके रूट्स में छोटी छोटी इस तरीके से गांठें हैं, ठीक है। ये गांठें इस तरीके से हैं, ठीक है। नॉड्स होती हैं इनके रूट्स में लाइक दिस, जो कि क्या करते हैं, जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करता है और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। चलिए, अब हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट गैस होती है हमारे लिए, ठीक है, जिसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी होती हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, जिससे जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, उसे कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन के, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, इनमें कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि देखो, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसे डायरेक्टली जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। इसीलिए कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे सॉइल में, जो मिट्टी होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर से नीचे सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करती है, जिससे कि उसे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर सॉइल इसे यूज़ करती है, ठीक है, उनके रूट्स के थ्रू, ठीक है, जिससे प्लांट्स को प्रोटीन वगैरह मिलते हैं, ठीक है। फिर एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें भी इससे प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, ठीक है, तो जो फंगई प्रेजेंट होती है मिट्टी में, जो डीकम्पोजेस प्रेजेंट होते हैं, वो डीकम्पोज करते हैं इन्हें, ठीक है। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं, उसे वापस से नाइट्रोजन का कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्लांट वापस से इसे यूज़ कर लेता है, ठीक है। फिर जो कुछ और बैक्टीरिया मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, वो फिर से गैस में वापस कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को, और फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं इसके डायग्राम से, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है डायग्राम फिगर 2.10 में, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम। अब ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसे डायरेक्टली कोई भी प्लांट या एनिमल यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को
कंपाउंड में चेंज करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। और ये जो लाइटनिंग होती है उससे भी इसे कंपाउंड में चेंज किया जाता है। तो दो चीज़ों से किया जाता है, लाइटनिंग से और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप है, जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स, इनमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर वो सॉइल में आ जाती है। अब देखो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से इन बैक्टीरिया के थ्रू, लाइटनिंग के थ्रू आ गई सॉइल में। अब मिट्टी में आ गई, मिट्टी से इसके जो भी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे पौधा जो होगा मिट्टी में उसमें गए। अब देखो जो यहाँ पर पौधा होगा उसे किसने खा लिया, एनिमल्स ने खा लिया। तो इससे न्यूट्रिशन इसमें चले गए एनिमल्स में, सॉइल तक आए थे न्यूट्रिशन, ठीक है, जो नाइट्रोजन थी, फिर वो यहाँ पर चली गई प्लांट्स में, फिर एनिमल्स में चले गए, ठीक है। फिर जो अब देखो जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी उगे थे, जब ये मर गए, ठीक है, जो एनिमल्स थी उनकी डेड बॉडीज़ थी, और जो एक्सक्रीशन के थ्रू जो वेस्ट था ये आया, इसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट था इसको क्या किया, फंगई ने वापस से कन्वर्ट कर दिया, किसमें, वापस से मिट्टी में डाल दिए इसके, ठीक है, कंपाउंड्स को। फिर मिट्टी में वापस से यूटिलाइज हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, इसको वापस से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये पूरी इस तरीके से साइकिल चल रही है ऐसी, ठीक है। पहले नाइट्रोजन जो है यहाँ पर आती है, फिर यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, फिर पूरी ये साइकिल इस तरीके से चल रही है। तो ये हो गई हमारी नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पर चैप्टर का ख़त्म होता है हमारा चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने देख लिया नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल के बाद है हमारा स्टोरेज, पैकिंग, ये सारी चीज़ें देख लें, किस तरीके से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है, ठीक है, कौन सी प्लांट डिसीज़ हैं, कौन सी एनिमल डिसीज़ हैं, क्या इसके प्रिवेंशन मेथड्स हैं, क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एंड ऑल। तो यहाँ पर चैप्टर हो चुका है। पार्ट 1 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।